हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शरीफ सर आज आपके लिए क्लास 12th और क्लास 10th के लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो जेनेटिक्स का वीडियो लेकर आ रहा हूँ बेटा। क्लास 10th में इस चैप्टर को हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के नाम से पढ़ते हैं, जबकि क्लास 12th में इसी चैप्टर्स को हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से पढ़ते हैं बेटा। लेकिन हमें जो मेन टॉपिक स्टार्ट करना है आज वो जेनेटिक्स है बेटा। व्हाट इज़ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स क्या होती है पहले ये समझो आप। जेनेटिक्स मतलब होता है हेरिडिटी प्लस वेरिएशन, हेरिडिटी प्लस वेरिएशन, ठीक है। हेरिडिटी आप जानते ही हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो जब इसको हमने एक डेफिनेशन के फॉर्म में सेट किया है पूरा जेनेटिक्स को, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है बेटा। फिर सुन लीजिए, द ब्रांच ऑफ वैरायटी दैट डील विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इट इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। ये ध्यान रखिए। अब देखिए, द टर्म जेनेटिक्स इज क्वाइंड बाई एक साइंटिस्ट, इनका नाम है विलियम बेटसन। ये क्वेश्चन नीट के लिए बहुत अच्छा है। नीट वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे, अपनी जो 11-12 के बच्चे हैं, 12 के, उनको भी मालूम होना चाहिए क्योंकि उन्हें नीट देना है, ठीक है। द टर्म जेनेटिक्स क्वाइंड बाई विलियम बेटसन, विलियम बेटसन ने दिया था बेटा। इसके अलावा दूसरा क्या है, इसमें एक पॉइंट और देंगे हम, फादर ऑफ जेनेटिक्स। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स कॉल्ड ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। टर्म जेनेटिक्स क्वाइंट किसने किया? विलियम बेटसन ने। खाली बेटसन भी लिखा होता है कभी कभी, डब्ल्यू बेटसन भी लिखा होता है। आपको पूरा नाम याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, विलियम बेटसन, ठीक है। दूसरी चीज, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अभी बताएंगे इनके बारे में पूरा। देखिए क्या है इनका नाम, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल वाज बॉर्न इन जुलाई 22 जुलाई 1822, यानी 22 जुलाई 1822 में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? इन ब्रून, इसे ब्रूनो के नाम से भी जानते हैं। ये सिटी का नाम है, एक शहर का नाम है ब्रून। ये है किस देश की सिटी? उस देश का नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है। नाउ डेज इट इज़ नोन एज चेकोस्लोवाकिया। आजकल हम इस ऑस्ट्रिया को चेकोस्लोवाकिया के नाम से भी जानते हैं। तो सीधी सी बात याद रखना है, मेंडल वाज बॉर्न इन जुलाई 1822, आप कह सकते हैं 22 जुलाई 1822, इन ब्रून ऑस्ट्रिया। नाउ डेज इट इज कॉल्ड चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्चुअली मेंडल थे कौन? ये एक बहुत गरीब परिवार के बच्चे थे। इनके पेरेंट्स ने इनको वहाँ पर जो चर्च होता था, जो गरीबों को खाना वाना मिलता था मुफ्त में, वहाँ पर चर्च में छोड़ रखा था। उस चर्च में पले बड़े शुरू से, ठीक है। फादर बहुत गरीब थे इनके, तो इन्होंने चर्च के सारे काम का साफ़ सफाई उसमें काम करते थे, इसलिए इसके एवज में इन्हें खाना पीना मिल जाता था वहाँ पर। तो ये इनका जीवन ऐसे चलता था। वहीं चर्च में रह के ये पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई भी इन्होंने वहीं से की अपनी। तो बाद में क्या हुआ, जब पढ़ लिख लिए तो पहले तो ये मैथ एंड साइंस के टीचर बन गए। स्टूडेंट थे मैथ एंड साइंस के, लेकिन बाद में ही बिकम ए टीचर इन 1843। बाद में ये टीचर बन गए थे मैथ एंड साइंस के। एक्चुअली चूँकि पढ़े लिखे थे और चर्च में पढ़े लिखे, उस चर्च को मोनेस्ट्री के नाम से हम लोग जानते थे। मोनेस्ट्री कहते हैं चर्च को। वहाँ पर ये मॉन्क यानी एक पादरी बन गए थे। जैसे पादरी लोग होते हैं किसी भी चर्च में, तो पहले पढ़ाई लिखाई की, वहीं रह के पढ़े लिखे, पहले मैथ एंड साइंस के स्टूडेंट रहे, फिर मैथ एंड साइंस के टीचर बन गए, ठीक है। और इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कहाँ से की थी? आपको याद रखना, वियना यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन पूरी की थी, ठीक है। तो पूरी बात यह है कि मेंडल वाज बॉर्न इन जुलाई 1822 इन द ब्रून इन ऑस्ट्रिया, नाउ डेज नोन एज चेकोस्लोवाकिया। ही वाज द मॉन्क इन द चर्च दैट इज कॉल्ड मोनेस्ट्री। ही वाज द स्टूडेंट ऑफ द मैथ एंड साइंस। स्टूडेंट लाइफ में वो मैथ एंड साइंस को बहुत उन्हें प्यार था, तो इन दो सब्जेक्टों को बहुत अच्छे से पढ़ते थे, समझते थे। ही स्टडीड इन द वियना यूनिवर्सिटी। वियना यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ा। ही बिकम ए टीचर इन 1843 में ये एक टीचर बन गए एक स्कूल में। बाद में क्या हुआ बेटा? ही कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट फ्रॉम 1857 टू 1864, यानी 7 ईयर। ये क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी ईयर्स मेंडल वर्क ऑन द पी प्लांट? कितने साल पी प्लांट पे इन्होंने अपना काम किया था? तो आपको बताना है यहाँ, ही कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट फ्रॉम 1857 टू 64, यानी 7 ईयर्स इन्होंने अपना काम किया, अपने एक्सपेरिमेंट किए। किस पर किए? स्वीट पी प्लांट पर, मीठी मटर के पौधे पर। स्वीट पी पे, जिसका साइंटिफिक नहीं यहाँ लिख दिया हमने, पाइसम सेटाइबम। स्वीट पी को पाइसम सेटाइबम कहते हैं। 7 साल अपने एक्सपेरिमेंट किए। वो ईयर याद रखिएगा, 1857 टू 64। ही पब्लिश हिज एक्सपेरिमेंट इन अ लोकल मैगजीन। बाद में इन्होंने जब भी अपना काम कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिए 7 साल लगातार, तो जो भी मैटर इनको नज़र आया, जो भी एक्सपेरिमेंट में जो इनको निचोड़ नज़र आया, जो कंक्लूजन निकला, वो ये लिख लेते थे हर चीज़। उस मैटर को इन्होंने फिर बाद में एक लोकल मैगजीन वहीं की छपती थी ऑस्ट्रिया में, उसमें पब्लिश करा दिया, जिसका नाम था द नेचर हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। क्योंकि ब्रून से निकलती थी, ब्रून शहर का नाम है जहाँ ये पैदा हुए थे। तो वहीं पे इन्होंने, वहीं की एक लोकल मैगजीन थी, वहाँ पे इन्होंने इसे पब्लिश कराया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रून में।
एक्चुअली ब्रून, ठीक। वैन मेंडल पब्लिश हिज एक्सपेरिमेंट एट दैट टाइम डार्विन वाज डोमिनेटेड। थोड़ा सा इनके साथ ये हो गया, जिस समय कभी कभी बैड लक होता है इंसान का, इनके साथ भी वैसे ही रहा कुछ। इन्होंने जिस समय अपने मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया था एक लोकल मैगजीन में, उस समय डार्विन बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, डार्विन का बहुत बोलबाला था उस दौर में, ठीक है। क्योंकि डार्विन ने एक जहाज़ था HMS बीगल नाम का जहाज़, वर्ल्ड सर्विस शिप के नाम से जानते हैं, उस पर 5 साल यात्रा की थी डार्विन ने, और वहाँ रहकर उन्होंने भी बहुत से प्लांट और एनिमल पे अपना वर्क किया था, उसे लिखते गए थे सारा वर्क अपना, और उससे फिर बाद में उन्होंने पूरी बुक लिख दी, उसी मैटर में से काट छाट करके उन्होंने एक बुक बनाई थी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ बाई नेचुरल सिलेक्शन। ये बुक बहुत फेमस है डार्विन की, इसी बुक की वजह से डार्विन को बहुत फेम मिला। बस मेंडल का थोड़ा सा बदकिस्मती ये रही, इन्होंने जिस समय अपना मैटर पब्लिश कराया उस समय डार्विन का बहुत बोलबाला था, इसलिए इनकी बात ना तो किसी ने सुनी, ना किसी ने इनकी मैगजीन को सही से मतलब तरीके से लिया, ना समझा चीज़ों को। जैसा छपा था मैटर वैसे ही दब गया, ज़्यादा पब्लिश नहीं हो पाया वो, ठीक है, लोगों की नॉलेज में नहीं आ पाया। फिर क्या हुआ, बाद में 1884 में मेंडल वाज डाइड, मेंडल की डेथ हो गई। देखिए पैदा कब हुए थे 1822, डेथ कब हुई इनकी 1884, यानी 62 ईयर्स ये जिंदा रहे। 62 ईयर्स का इनका लाइफ स्पान था पूरा, ठीक है, 62 साल। इनके मरे कब थे ये 1884 में, और कैसे मरे थे ये भी पूछ सकते हो। तो किडनी डिसऑर्डर, इनकी किडनी में कुछ खराबी हो गई थी, किडनी डिसऑर्डर हो गया था जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी बच्चों। इनके मरने के यानी 1884 में डेथ हुई, इनके मरने से आफ्टर 16 ईयर यानी मरने के 16 साल बाद, जब 1884 में डेथ हुई और 1884 के 16 साल हम और जोड़ दें तो सन आ जाती है ये वाली 1900। मरने के 16 साल बाद यानी 1900 सन में 3 साइंटिस्ट, कौन कौन से, हॉलैंड के ह्यूगो डिबरीज, जर्मनी के करेंस, और एक इन्हीं के देश के थे ऑस्ट्रिया के, इनका नाम था एरिक वान शेरमार्क। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर इनका जो मैटर था उसको अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, और बहुत से एक्सपेरिमेंट करा के जो उन्होंने लिख गए थे, करा के देखे, वो सब एक्सपेरिमेंट लगभग ठीक लिखे थे और उनके रिजल्ट पॉजिटिव निकले। जो मेंडल लिख गए थे वैसे ही रिजल्ट आ रहे थे। इन्होंने उसी मैटर में से काट छांट करके 3 लॉ प्रपोज किए जिन्हें बाद में मेंडल लॉ कहा गया। तो एक्चुअली इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर, मेंडल की तो डेथ हो चुकी थी 1884 में, कोई जानते ही नहीं था मेंडल को, फेम मिली नहीं थी। मरने के 16 साल बाद मुझे ऐसा लगता है, कहीं किताब में मैंने नहीं देखा है ये, कि ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमार्क थे जहाँ के मेंडल थे। हो सकता है वो पुरानी पत्रिकाएं जो इनकी छपी थी पहले, इन्होंने छपाई थी, कहीं इनको वो मैटर मिल गया हो, इन्होंने उसे पढ़ा हो, फिर बाद में इन्होंने इन साइंटिस्ट से अलग अलग देशों के, हॉलैंड के ह्यूगो डिबरीज से, जर्मनी के करेंस से कांटेक्ट किया हो, इनको अपने साथ लेकर फिर इन्होंने काम शुरू किया हो चीज़ पे। तो इन तीनों साइंटिस्ट को मेंडल का रीडिस्कवरर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन मेंडल का रीडिस्कवरर नहीं है? अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो उसमें 3 तो ये दिए होंगे जो हैं, चौथा एक और होगा जो नहीं होगा, तो उस पर टिक लगाना होगा। या ऐसे पूछ लेते हैं इनमें मेंडल के रीडिस्कवरर कौन है, ये तीनों A, B, C करके तीनों का नाम लिख दिया, चौथे पे लिख दिया ऑल ऑफ दिस, ऐसे भी क्वेश्चन आता है नीट में। तो टोटल मिला के रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल कौन कौन है? ह्यूगो डिबरीज फ्रॉम हॉलैंड, जर्मनी के करेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमार्क। इन तीनों साइंटिस्ट को मेंडल का रीडिस्कवरर माना जाता है, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर उस मेंडल के मटेरियल को काट छाट किया और उसी से डिस्कवर किए मेंडल्स लॉ। वास्तव में मेंडल ने ये वर्ड नहीं दिया मेंडल लॉ, नाम ज़रूर मेंडल रहा है, लेकिन इन 3 की मेहनत थी। मेंडल का लिखा हुआ जो रिसर्च किया हुआ जो मटेरियल था उसमें से 3 लॉ प्रपोज किए जिनको बाद में मेंडल्स लॉ कहा गया बेटा, ठीक है, बताएंगे अभी। ये देखिए, मेंडल ने सबसे पहले फैक्टर टर्म यूज़ किया था, फैक्टर टर्म यूज्ड बाय मेंडल फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी फैक्टर को बाद में 1909 में जॉनसन ने जीन वर्ड दिया। जीन, जो जीन वर्ड हम पढ़ते हैं, एक्चुअली मेंडल ने उसी चीज़ को पहले फैक्टर कहा था कभी, लेकिन उसको लोगों ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब वो जीन नाम से दोबारा से पब्लिश किया गया, जॉनसन ने 1909 में उसे जीन का नाम दिया और इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला जॉनसन को। तो ये फैक्टर टर्म ऑलरेडी जीन के लिए ही था, लेकिन मेंडल ने उसे जीन नाम नहीं दिया, उसको नाम फैक्टर दिया था, ठीक है। तो मेंडल यूज फर्स्ट द टर्म फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। एलील एक वर्ड मेंडल ने यूज़ किया था, एलील। व्हाट आर एलील? क्वेश्चन आता था 1 नंबर में, व्हाट आर एलील? अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर कॉल्ड एलील। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर को एलील कहते हैं, एलील, समझे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर को एलील कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर कॉल्ड एलील। एलील कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, चाहे वो कलर के लिए हो, चाहे वो साइज के लिए हो, किसी भी चीज़ का कैरेक्टर हो सकता है, उसके कैरेक्टर के लिए उसका टर्म यूज़ किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज एलील, एलील कहते हैं, ठीक है। जॉनसन गेव द टर्म जीन
फॉर फैक्टर, फैक्टर के लिए ही उन्होंने उसे जीन टर्म दिया। ये 7 पेयर ऑफ करेक्टर जो दिए गए हैं वो पी प्लांट के लिए दिए गए हैं। मैं उनके नाम बता रहा हूँ। मेंडल ने एक टेबल बनाई थी, ये 7 पेयर ऑफ करेक्टर इन्होंने प्रपोज किए थे। अब देखिए किन किन चीज़ों के इन्होंने 7 करेक्टर बताए मेंडल ने, वो दिखाऊंगा आपको। सीड शेप को ध्यान में रखकर, प्लांट में सीड के कलर को ध्यान में रखकर, फ्लावर के कलर को ध्यान में रखकर, पॉड शेप को ध्यान में रखकर, फ्लावर पोजीशन को ध्यान में रखकर, पॉड कलर को ध्यान में रखकर, स्टेम की हाइट को ध्यान में रखकर ये 7 करेक्टर इन्होंने बनाए। पहला करेक्टर सीड शेप है। इसमें इन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव 2 करेक्टर लिए हैं। डोमिनेंट करेक्टर वो होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में अपना करेक्टर शो करते हैं, और रिसेसिव करेक्टर वो होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप करेक्टर को शो नहीं कर पाते। होते हैं मौजूद जनरेशन में लेकिन वो दिखते नहीं है, ठीक है। तो यह सीड शेप जो था वो राउंड शेप, ये डोमिनेंट करेक्टर शो कर रहा है। सीड का रिंकल्ड शेप वो रिसेसिव करेक्टर शो कर रहा है। रिंकल्ड का मतलब झुर्रीदार, सिकुड़ा हुआ बीज, जैसे किशमिश होती है सिकुड़ी बीज, इस तरह से। अगर गोल बीज है, राउंड सीड है, तो वो डोमिनेंट करेक्टर शो करेगा। रिसेसिव करेक्टर कौन शो कर रहा है, वो कौन सा होता है, वो रिंकल्ड सीड का होता है, जिसमें झुर्रीदार सीड होते हैं, ठीक है। दूसरा, सीड का कलर को हम ले लें, जो येलो कलर सीड का होता है वो डोमिनेंट करेक्टर है, और जो ग्रीन कलर होता है सीड का वो रिसेसिव करेक्टर होता है, ठीक है। फ्लावर का कलर ले लें, वायलेट कलर जो होता है फ्लावर का वो डोमिनेंट करेक्टर शो करता है, और वाइट कलर जो फ्लावर का होता है वो रिसेसिव करेक्टर शो करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा पॉड शेप, जो मटर की फली होती है उस फली की बात कर रहे हैं, पॉड कहते हैं उसे। पॉड शेप फुल, अगर लंबी सी फली है, बिल्कुल साफ सुथरी अच्छी सी फली दिखाई दे रही है, वो फुल कहलाती है। और फुल जो करेक्टर होता है इसका वो डोमिनेंट करेक्टर होता है। एक होती है कॉन्स्ट्रिक्टेड, थोड़ी सी झुर्री हुई मुरझाई हुई सी फली, ज़्यादा अच्छा शेप नहीं होगा उसका, तो वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, वो उसका रिसेसिव करेक्टर होता है। फुल इज द डोमिनेंट करेक्टर फॉर द पॉड शेप एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड इज द रिसेसिव करेक्टर। अब फ्लावर पोजीशन की बात कर रहा हूँ। एक्सियल पोजीशन होती है जो साइड से एक्साइल वाले पार्ट से जो फ्लावर निकलते हैं फ्लावर प्लांट में, वो एक्सियल पोजीशन, और जो सिरे पे निकल आते हैं फ्लावर किसी प्लांट के बिल्कुल सिरे पे टॉप पर, वो टर्मिनल फ्लावर। तो एक्सियल पोजीशन जो फ्लावर की होती है, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है तो वो डोमिनेंट करेक्टर है बेटा, और फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल है तो वो रिसेसिव करेक्टर होता है उसका, मेंडल ने बताया। ये पॉड का कलर भी बताया मेंडल ने। यहाँ पॉड का कलर अगर ग्रीन है तो वो डोमिनेंट करेक्टर है, और येलो है पॉड का कलर तो रिसेसिव है। सीड में उल्टा था, सीड में येलो कलर डोमिनेंट था, सीड में ग्रीन कलर रिसेसिव था, और पॉड में क्या था, ग्रीन कलर डोमिनेंट है और येलो कलर रिसेसिव है, ध्यान रखना। स्टेम की हाइट देख लें, पौधे की लंबाई। टाल प्लांट जो था वो डोमिनेंट करेक्टर शो कर रहा है, जो लंबे पौधे होते हैं दे शो द डोमिनेंट करेक्टर, और जो डार्क प्लांट होते हैं वो रिसेसिव करेक्टर यानी रिसेसिव ट्रेड शो करते हैं। एक लगभग पूरा ओवरऑल व्यू, इंट्रोडक्शन मैंने मेंडल्स के लॉ का आपको दिया बच्चों। उम्मीद करूंगा ये आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें नीट के कई क्वेश्चन है, जो नीट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कई क्वेश्चन उन्हें यहाँ से मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। बाकी मेंडल्स लॉ वाला टॉपिक अगले वीडियो में आपको भेजूंगा, डिस्कस करूँगा पूरा मेंडल लॉ, एक ही वीडियो में पूरा बनाऊँगा मेंडल लॉ, तीनों लॉ उसमें समझाऊँगा। मेंडल्स के 3 लॉ होते हैं, तीनों लॉ डिस्कस करूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाइए, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।